तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपको यहाँ दिख रहा है वो हम पढ़ चुके हैं, और पार्ट 3 जो यहाँ दिख रहा है उसे भी हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की उद्देशिका के बारे में पढ़े थे। अब पार्ट 3 में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बेसिक जान चुके थे। उसी के अंदर पार्ट 3 के अंदर हमारा क्या आता था? फंडामेंटल राइट्स आता था। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक था। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, ऊपर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3 देख ले, ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ सके, और नहीं तो बाद में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 को समझते हैं। आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 को समझने से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पार्ट 3 हम पढ़ चुके थे पहले वीडियो में। उसमें कितना आर्टिकल था? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक था। इस अनुच्छेद 12 और से अनुच्छेद 35 तक को हम दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। पहले भाग में हम रखते हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, और पहले भाग में हम रखते हैं 12, 13, 33, 34, 35। ये सब क्या है? आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है। अब आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35, ये जो 5 आर्टिकल्स है वो मौलिक अधिकार के बारे में क्या करता है? बात करता है। ये जो आर्टिकल जो है वो क्या करता है? मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। तो आज का क्लास, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 को और आर्टिकल 13 को। इस दोनों का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए आर्टिकल 12 क्या करता है? वह डिफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा को बताता है। राज्य की परिभाषा, जो शब्द राज्य है ना, उसकी परिभाषा बताता है। जैसे मान लें कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 भाग 3 है और भाग 4 है। भाग 3 और भाग 4 में जहां जहां राज्य शब्द का यूज हुआ है या स्टेट शब्द का यूज हुआ है, उसका क्या मतलब होगा, यह आर्टिकल उसी स्टेट शब्द का मतलब बताता है। ठीक है, अगले लाइन में यही लिखा हुआ है। पार्ट 3 और पार्ट 4 किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, में जहां जहां स्टेट, हिंदी में इसको राज्य कहते हैं, जहां जहां स्टेट शब्द का यूज किया गया है उसका मीनिंग क्या होगा, वही मीनिंग आर्टिकल 12 हमें बताता है। ठीक है, अगर एक्चुअल में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, तो आर्टिकल 12 में कोई कंप्लीट डेफिनेशन स्टेट का नहीं दिया हुआ है। केवल उसमें क्या दिया हुआ है? 4 लिस्ट दे दिया गया है और बता दिया गया है कि यही उसमें से कुछ भी होगा, चारों में से उसे क्या माना जाएगा? उसे राज्य माना जाएगा। ठीक है, अब वो 4 लिस्ट क्या है हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 के अनुसार द स्टेट इंक्लूड्स, राज्य में शामिल होंगे। राज्य में क्या क्या शामिल होगा? पहला, वो लिस्ट में पहले नंबर पे क्या होता है? आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट मतलब क्या? संसद। पार्लियामेंट मतलब संसद। अब संसद मतलब क्या? संसद को हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, संसद में क्या होता है? संसद में हम अलग से जो वीडियो में पढ़ेंगे एकदम डिटेल्स में संसद 3
पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। संसद में होता है लोकसभा, सभा और राज्यसभा, ठीक है। और प्रेसिडेंट, तीनों होता है। तो उसे हम डिटेल्स वे में अगले वीडियो में या आगे हम आने वाला वीडियो में उसे हम पढ़ेंगे। वो एक टॉपिक हमें पढ़ना है डिटेल्स वे में, ठीक है। तो अभी हम केवल यहां समझते हैं केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री होंगे और लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसको क्या समझा जाएगा, उसको राज्य समझा जाएगा। पहला लिस्ट समझ में आ गया। अब दूसरे लिस्ट की ओर आते हैं। दूसरे लिस्ट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल। मतलब राज्य सरकार में जितने मंत्री होंगे और विधानमंडल में जितने सदस्य होंगे उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, उसे राज्य कंसीडर किया जाएगा, उसे राज्य माना जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज मतलब क्या होता है, स्थानीय पदाधिकारी। स्थानीय पदाधिकारी। अब स्थानीय पदाधिकारी मतलब क्या समझे, केवल आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो केवल लिखा होगा स्थानीय पदाधिकारी। मतलब क्या, उसमें हम लोग समझेंगे पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है। इस सब को हम क्या समझेंगे, राज्य कंसीडर किया जाएगा, राज्य माना जाएगा। और चौथा हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम चौथे की ओर आते हैं। लिस्ट में चौथा नंबर पे कौन है, अदर अथॉरिटीज। मतलब क्या, अन्य पदाधिकारी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे हिंदी या इंग्लिश वाला कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है कि हम अन्य पदाधिकारी मतलब क्या समझे। बस ये बताया गया है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के नियंत्रण में होगा। क्या होगा, भारत सरकार के नियंत्रण में होगा। अब इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो केवल एक लाइन में समझे। एक लाइन में समझना है तो समझे, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति या संस्था, हु टेक, जो लेता है क्या, सैलरीज, वेतन या फंड। सैलरीज यानी वेतन या रकम। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो लेता है वेतन या रकम, किससे, गवर्नमेंट से, सरकार से। किसके बदले में, अगेंस्ट, बदले में, किससे, सर्विसेज, सेवा के बदले में लेता है। आर कंसीडर्ड एज अ स्टेट, उसे क्या माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। इसको समझ, कोई भी व्यक्ति या संस्था, ठीक है, वो अपने सर्विसेज के बदले भारत सरकार से वेतन लेता हो या फंड लेता हो, उसको माना जाएगा आर कंसीडर एज अ स्टेट, उसे राज्य माना जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जो चार लिस्ट दिया गया है, अब जहां जहां पार्ट 3 भाग 3 और भाग 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जहां जहां स्टेट शब्द मिलेगा, उस स्टेट शब्द का मीनिंग इसमें से कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया। उम्मीद है आपको आर्टिकल 12 अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका हिंदी भी हम साथ साथ डिस्प्ले करते रहते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है हमारे मौलिक अधिकार को क्या करता है, शक्तिशाली बनाता है, यानी बलवान बनाता है, पावर देता है, उसको एनर्जी देता है। किसको, फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को, ठीक है। अब आर्टिकल 13 कहता क्या है, आर्टिकल 13 कहता है स्टेट यानी राज्य शेल नॉट मेक्स अ लॉ, स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, ठीक है। स्टेट शेल नॉट मेक्स सच लॉ, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा विच, जो विल रिड्यूस द पावर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार के शक्तियों को कम करता हो। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। और एंड इवन वायलेट देम, यानी अगर उसका उल्लंघन भी नहीं करेगा,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकार की शक्ति को कम करेगा या उसका उल्लंघन करेगा। आर्टिकल 13 यही कहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में अगर आ जाए कि अगर गलती से राज्य ऐसा कानून बना दे तो क्या होगा, अगर गलती से राज्य ऐसा कानून बना दे तो क्या होगा, तो फिर उस कानून का जो मान होगा ना वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब वो कानून अपने आप में उसके पास कुछ पावर ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 वहां पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस पार्ट में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले जब भी हम डिफिनेशन इंग्लिश में लिखते हैं और उसको हिंदी में तो पहले समझा भी देते हैं और उसको हिंदी में नीचे डिस्प्ले भी करवा देते हैं, तो आप हिंदी में नीचे डिस्प्ले वाला लिख लिया करें। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देंगे आप कि ये जो हम सीरीज पॉलिटी का चला रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, कंप्लीट पॉलिटी, इसमें हम कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशंस का नॉलेज लेंगे पॉलिटी में जो भी आपके। तो ये जो सिलेबस है ये किसको किसको काम आने वाला, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर इसमें से कोई आप हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको काम देगा। ठीक है, पहला, कोई भी भारतीय नागरिक, क्योंकि भारतीय नागरिक को तो अपना संविधान आना ही चाहिए, उसे काम करेगा। दूसरा, अगर ग्रेजुएशन में आपका कोई पॉलिटी सब्जेक्ट है तो उसे भी काम करेगा, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, इवन बीपीएससी का हो, वो आपको फाउंडेशन तैयार करके दे देगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।